नमस्कार, द न्यूज़ देख रहे हैं आप सब। द रियल इश्यूज में आप देख रहे हैं और बात करेंगे मिडिल ईस्ट को लेकर, जहां पर आपको बताएं कि दुनिया इस वक्त बेहद खतरनाक मोड़ पर खड़ी है। मिडिल ईस्ट में जंग का आज 20वां दिन है और हालात हर गुजरते घंटे के साथ ज्यादा विस्फोटक होते जा रहे हैं। एक तरफ इसराइल और अमेरिकी, दूसरी तरफ ईरान, और अब ये संघर्ष में खाड़ी देश भी सीधे तौर पर प्रभावित होने लगे हैं बड़े पैमाने पर। कतर के सबसे बड़े गैस प्लांट पर ईरान का मिसाइल हमला, सऊदी अरब की सख्त चेतावनी और हॉर्मज स्ट्रेट पर बढ़ता खतरा, ये सब मिलकर संकेत दे रहे हैं कि यह संघर्ष अब सिर्फ 3 देशों तक सीमित नहीं रहा। इसी बीच एक और बड़ी हलचल भारत में देखने को मिली। रूस के युद्धपोतों का विशाखापट्टनम पहुंचना, क्या ये सिर्फ एक नौसैनिक दौरा है या इसके पीछे कोई बड़ा जियोपॉलिटिकल संदेश छिपा है? क्या रूस एशिया में अपनी ताकत दिखाना चाहता है? क्या ये अमेरिका के लिए एक संकेत है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या भारत इस वैश्विक टकराव में बैलेंस बनाए रख पाएगा? आज के इस स्पेशल शो में हम इसी बात पर चर्चा करेंगे, पर पहले आपको रिपोर्ट दिखाएंगे, फिर दो खास मेहमानों का रुख करेंगे। सऊदी के यनबू रिफाइनरी पर ड्रोन अटैक, सामरेफ ऑयल प्लांट बना निशाना, यूएई कतर के गैस प्लांट्स पर भी हमला, रास लाफान एलएनजी सुविधा प्रभावित, सऊदी की ईरान को सख्त चेतावनी, सब्र का इम्तिहान ना ले, सऊदी का कहना, हॉर्मुज स्ट्रेट संकट गहराया, तेल $112 प्रति बैरल पहुंचा, गैस कीमतों में 35% उछाल। मिडिल ईस्ट में जारी जंग अब एक नए और खतरनाक मोड़ पर पहुंच गई है। सऊदी अरब के यनबू पोर्ट स्थित सामरेफ ऑयल रिफाइनरी पर ड्रोन हमला हुआ है। यह वही अहम केंद्र है जहां से हॉर्मुज स्ट्रेट बंद होने के बाद तेल की सप्लाई बढ़ाई गई थी। इस हमले ने साफ कर दिया है कि अब जंग सिर्फ सैन्य ठिकानों तक सीमित नहीं रही, बल्कि ऊर्जा इंफ्रास्ट्रक्चर सीधे निशाने पर हैं। इससे वैश्विक तेल बाजार में भारी अस्थिरता देखने को मिल रही है। इसी के साथ यूएई और कतर के तेल और गैस प्लांट्स पर भी ड्रोन हमले हुए हैं। कतर के रास लाफान और अन्य एलएनजी सुविधाओं को निशाना बनाए जाने से पूरी दुनिया की चिंता बढ़ गई है। यह इलाका वैश्विक गैस सप्लाई का बड़ा केंद्र है। लगातार हो रहे हमलों से यह साफ संकेत मिल रहा है कि अब यह जंग एनर्जी वॉर का रूप ले चुकी है, जहां तेल और गैस को हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। सऊदी अरब ने ईरान को कड़ी चेतावनी दी है। विदेश मंत्री फैसल बिन फरहान अल सऊद ने कहा कि सऊदी के सब्र की एक सीमा है और ईरान को अब हमले रोकने चाहिए। उन्होंने साफ किया कि देश के पास जवाब देने की पूरी ताकत है। सऊदी के इस बयान से संकेत मिलते हैं कि अगर हमले जारी रहे तो क्षेत्र में सीधी सैन्य टकराव की संभावना बढ़ सकती है, जिससे जंग और व्यापक हो सकती है। इस पूरे घटनाक्रम का असर वैश्विक बाजार पर साफ दिख रहा है। ब्रेंट क्रूड की कीमत $112 प्रति बैरल तक पहुंच गई है, जबकि गैस की कीमतों में भारी उछाल आया है। यूरोप में गैस की कीमतें 35% तक बढ़ चुकी हैं। ऊर्जा सप्लाई को लेकर अनिश्चितता बढ़ती जा रही है और दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाएं इसके दबाव में आ रही हैं। तो रुक करते हैं, हमारे दो खास मेहमान जुड़ चुके हैं और उनसे भी इन सब बातों को समझेंगे। मेजर डॉक्टर मोहम्मद अली शाह है हमारे साथ, डिफेंस एक्सपर्ट, और ब्रिगेडियर डॉक्टर विजय सागर तिमान है, डिफेंस एक्सपर्ट। सर, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए और कीमती समय साझा करने के लिए। शुरुआत में ब्रिगेडियर डॉक्टर विजय सागर तिमान सर से करूंगा। सर, अब आप किस तरफ जाते हुए देख रहे हैं इस युद्ध को? क्या ईरान ने आज मिडिल ईस्ट के 4 देशों पर हमले किए, सऊदी अरब यानी कि साफरेन ऑयल रिफाइनरी पर ड्रोन हमला हुआ, जिससे ऊर्जा ढांचे को भी नुकसान पहुंचा है, तो ये कितना बड़ा खतरा है, वैश्विक चुनौती कितनी बड़ी है? देखिए, युद्ध इस वक्त बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड पे है और जहां तक एस्केलेशन का बात है, दैट इज द ऑर्डर ऑफ द डे। एस्केलेशन होती चली गई। ईरान की तरफ से भी स्ट्रिक्ट था, बयानबाजी बहुत स्ट्रिक्ट थी। यूएस की तरफ से भी बहुत स्ट्रिक्ट बयानबाजी थी। और इसको समझने के लिए मैं पहले आपके दर्शकों को ये बता दूं, किसी भी युद्ध को आंकने के लिए पहले उसको 2 भागों में बांटना पड़ता है। आंकलन में एक जो है, जो पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स आ रही हैं या एक दूसरे दोनों तरफ से जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं, और दूसरा जो है, जो मिलिट्री स्पोक्स पर्सन बोल रहे हैं। जैसे सेंटकॉम की जो ब्रीफिंग मॉर्निंग में होती है या आईआरजीसी की ब्रीफिंग मॉर्निंग में होती है, तो वो दोनों परस्पर विरोधी चीजें हैं। और जब लड़ाई की बात होती है तो दोनों मिलकर के काम करते हैं और उसी को फॉग ऑफ वॉर कहा जाता है। इसलिए समझ में नहीं आता कि हो क्या रहा है। परंतु यहाँ पे स्थिति बड़ी क्लियर थी। शुरू शुरू में जब युद्ध शुरू हुआ, अमेरिका का हमला हुआ, तो ईरान की तरफ से एक इमोशनल रिस्पॉन्स आया, क्योंकि उनके आयतुल्ला खमोनी को असैसिनेट कर दिया गया था।
उन्होंने ताबड़तोड़ हमले किए बिना सोचे समझे, और सारे के सारे गल्फ कंट्रीज को अटैक कर दिया और उनको अपना दुश्मन बना लिया। फिर उसके बाद उनकी जो युद्ध चलता गया, उसकी एस्केलेशन होती गई, ईरान को पाउंडिंग होती गई, ईरान भी रिस्पॉन्ड करता रहा, परंतु फिर उनको पता लगा कि अभी हमको थोड़ा सा तरीके से रिस्पॉन्ड करना है, ना कि ताबड़तोड़ हमले करने हैं, क्योंकि उनका जो जखीरा है वो लिमिटेड है। रशिया से कोई सपोर्ट नहीं मिल रही है, बहुत लिमिटेड सपोर्ट है, चाइना से कुछ नहीं है, नॉर्थ कोरिया से कुछ नहीं है, इसके अलावा उनका कोई और एलाई बचा नहीं है यहाँ पे। तो उसमें अभी उन्होंने बड़ा रैशनिंग शुरू किया था। अभी लेटेस्ट जो डेवलपमेंट हुई है वो ये है कि इजराइल ने हमला कर दिया साउथ पार्ट्स आइलैंड की जो ऑयल फील्ड्स के ऊपर, और उसमें इमीडिएटली अमेरिका का बयान आता है कि देखिए हम इसमें हमले में शामिल नहीं है, ईरान ने हमला किया है हमसे पूछे बगैर। ये एक एस्केलेशन थी। अब ये जो स्टेटमेंट ट्रंप ने दी है कि हमसे पूछा नहीं, उसका मतलब ये था कि देखिए आप भी इसको रिटेलिएट मत करिए, ऑयल फैसिलिटीज के ऊपर अटैक मत करिए, क्योंकि अमेरिका ने थोड़े दिन पहले खर्ग आइलैंड पे हमला किया था। उन्होंने उनके मिलिट्री टारगेट्स, उनकी बिजली के संयंत्र, डिसैलिनेशन प्लांट्स, सिविलियन एरियाज सबको खत्म किया, परंतु जो उनकी ऑयल फैसिलिटी थी, ट्रांसपोर्टेशन की जो 90% ऑयल जहां से ट्रांसपोर्ट होता है, एक्सपोर्ट होता है, उसको हाथ नहीं लगाया, तो उसको छोड़ा। यानी कि कल को मान लो अगर ईरान को ऊपर कैप्चर भी कर लेते हैं तो उसकी जरूरत है, दुनिया क्या करेगी उसके बगैर। तो परंतु अभी जो है वो कैलकुलेशन वो चेंज हो गया है। जैसे ही उन्होंने साउथ पास में किया तो ईरान ने भी कतर के ऊपर हमला किया, उनके एलपीजी प्लांट के ऊपर। तो मींस अभी ये जो एस्केलेशन बढ़ती चली जा रही है, और इसमें अमेरिका का ये जो कहना था वो इसलिए था क्योंकि ऑपरेशन स्लेज हैमर पिछले साल, उसके पहले भी एक बार इजराइल ने ईरान पे हमला किया था, तो उस वक्त क्योंकि ताकि युद्ध आगे बढ़े ना, तो उस वक्त उन्होंने ईरान को बोला कि आप एक सिंबॉलिक अटैक करिए इराक पे अपनी फेस सेविंग के लिए और खत्म करिए। आज वो बात नहीं हो रही। अब इसकी इम्प्लीकेशन क्या है, देखिए स्टेट ऑफ हॉर्मोज को रोक लिया गया है, यहाँ वो बाधित कर दी गई है, और उसकी वजह से ऑयल प्राइसेस चढ़ रही हैं, पूरे दुनिया में त्राही त्राही मची हुई है एज फार एज इकोनॉमी इज कंसर्न। अब अगर कल को मान लो अमेरिका वॉर जीत भी जाता है हाइपोथेटिकली, या ईरान हार जाता है और अमेरिका ने उनके सारे ऑयल संयंत्र तबाह कर दिए हैं, उसी तरह से वीजा भी ईरान ने भी कतर के, बहरीन के, यूएई के, कुवैत के, सऊदी अरेबिया के सारे ऑयल फील्ड, ऑयल संयंत्र तबाह कर दिए, उनकी ऑयल फील्ड तबाह कर दी हैं। तो कल को अगर आज बाधित करने से इतना नुकसान हो रहा है, तो कल को ऑयल एंड गैस आएगी कहां से? कंट्रीज लाइक जापान, साउथ कोरिया, चाइना, इंडिया और यूरोपियन कंट्रीज, ये तो हेविली डिपेंडेंट है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम सप्लाई की नहीं होगी, यहाँ अवेलेबिलिटी की प्रॉब्लम हो जाएगी, और इन संयंत्रों को रिपेयर करने में सालों भी लग सकते हैं। तब तक दुनिया की वर्ल्ड इकोनॉमी का क्या होगा? तो इस वक्त ये जो है सिचुएशन है बहुत ही खराब है। परंतु अभी देखना यह है कि इसको एस्केलेशन आगे होती है कि नहीं होती है। अगर नहीं होगी तो ठीक रहेगी, और अगर होती है तो जो आपका जो करीबन तबाही है, जो एक विनाश है दुनिया का, वो निश्चित है। और इसमें खतरा ये भी है, संभावना ये भी है कि ये परमाणु युद्ध भी बन सकता है, विश्व युद्ध भी बन सकता है, जो पूरी मानवता के लिए एक बहुत खतरे की बहुत बड़ी घंटी है। जी ठीक है सर, दोबारा करूंगा आपका, मैं करूंगा मेजर डॉक्टर मोहम्मद अली शाह का। सर, ओमान ने कहा है कि अमेरिका अपनी विदेश नीति संभाल नहीं पा रहा। ओमान के विदेश मंत्री बद्र अल-बुसैदी ने कहा कि अमेरिका अब अपनी विदेश नीति ठीक से संभाल नहीं पा रहा। किस तरह लगता है सर आपको? साथ सुन पा रहे हैं मुझे? जी हाँ, आपकी बात आ पा रही है। जी बोलिए सर। मैं कह रहा हूं कि ओमान ने कहा है कि अमेरिका अपनी विदेश नीति को संभाल नहीं पा रहा है। उनके जो विदेश मंत्री हैं अल-बुसैदी ने कहा है कि अमेरिका अपनी विदेश नीति को ठीक तरीके से संभाल नहीं पा रहा है। सवाल क्या है फिर? सर यही कि विदेश नीति संभाल नहीं पा रहा है अमेरिका, क्या ये बात सही है? बिल्कुल, क्योंकि विदेश नीति जो है, उसकी कूटनीति जो है, इस वक्त जो चरमराई हुई है पूरे तरीके से। ये ओमान भी आरोप लगा रहा है। जी देखिए ये बात फैक्ट है कि अमेरिका अपने अंदर के मुल्क की बातें संभाल नहीं पा रही हैं। ये बात करते हैं कि भारी मुल्कों को आगे उन पे एक्शन लेना। अमेरिका ने अब तक 100 से अधिक राष्ट्रों पे मिलिट्री एक्शन कर रखा है, 100 से अधिक राष्ट्रों पे, लेकिन किसी ने नहीं बोला कि भाई जो तुम कर रहे हो वो गलत कर रहे हो। इन्होंने 1953 में भी यही किया था ईरान के साथ, जब CIA ने वहां की सत्ता को, शाह ऑफ ईरान का रजीम था, शाह ऑफ ईरान को और ताकत देने के लिए सेम इस तरीके से सत्ता पलट करी थी। 1954 में इन्होंने ग्वाटेमाला के साथ किया, 1973 में इन्होंने चिली के साथ किया,
2001 में इन्होंने अफगानिस्तान के अंदर जहां पे तालिबान अनपॉपुलर हो गई थी बहुत, उनके साथ किया। इन्होंने 2003 में इराक को इन्वेड कर दिया 3 हफ्ते में, तो और सद्दाम हुसैन को बाद में मार दिया। इन्होंने लीबिया, आई मीन आप जहां पर सीरिया, अन्य देशों पे किया है। अभी 2 महीने पहले इन्होंने वेनेजुला के प्रेसिडेंट को किडनैप कर लिया। तो बेसिकली अमेरिका अपनी दादागिरी जमाने की कोशिश करता है, इसी के लिए ओमान की तरफ से ये बयान आया है। एक बड़ा अच्छा चुटकुला था, मैं आपको दिखाता हूँ। ये मेरे को एक फॉरवर्ड आया था, वेरी वेरी नाइस, इट्स वर्थ मेंशनिंग एक्चुअली। तो वो ये, हाँ, ये था। आई रैन टू द गैस स्टॉप, दे टोल्ड मी आपका सिलेंडर कतार में है, आपको क्वेत करना पड़ेगा। ओ मैन, ओमान, द प्रॉब्लम इजंट इजराइल, द प्रॉब्लम इज रियल, इट विल इम्पैक्ट अस ऑल, यूएस ऑल। वो तो डूबेगा लेकिन हमको भी साथ डूबेगा। तो बेसिकली ये बयान इसलिए आया है क्योंकि अमेरिका के ऊपर, जो डोनाल्ड ट्रंप साहब के ऊपर बहुत खिली उड़ रही है। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप साहब ने 1941 में क्या हुआ था, जब 1939 से लेके 1945 तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर था, तो जापान ने पर्ल हार्बर पे बॉम्बिंग कर ली थी हवाई आइलैंड्स में। अमेरिका को 4 साल लग गए जवाबी कार्रवाई पलटवार करने के लिए जापान पे। जी। अब मैं अमेरिका ने परमाणु हथियार का इस्तेमाल करा, हिरोशिमा नागासाकी में करा, टोक्यो में नहीं किया। क्यों? क्योंकि टोक्यो में राजधानी थी, कोई तो चाहिए उनके साथ लीडरशिप में कोई बात करने के लिए। तो वही चैनल ऑफ कम्युनिकेशन इस बार अमेरिका ने 24 घंटे में ही तोड़ दिया। उनकी लीडरशिप, अयतुल्ला खोमेनी डिफेंस मिनिस्टर, उनके आईआरजीसी के चीफ, उनकी टॉप लीडरशिप वही खत्म कर दी, ये सोच के अब बस जंग खत्म कर देंगे। भाई उन्होंने गलत भापा है उन्होंने इस बार ईरान को। वहां से जंग शुरू हुई, खत्म जी नहीं सर। हुई, शुरू हुई। और देखिए, अगर अमेरिका ये समझ ले कि वो खर्ग आइलैंड, जैसे कि अब उन्होंने खर्ग आइलैंड पे हमला किया अभी, तो वहां पे अपने अपने नेवल सील्स निकाल दिए कि वहां पर बूट ऑन ग्राउंड डालेंगे। बूट ऑन ग्राउंड डालते हैं ना, ब्रिगेडियर सागर साहब भी बिल्कुल इत्तेफाक रखेंगे, ये अमेरिका की सबसे बड़ी भूल होगी। क्योंकि फिर क्या होगा ना, बूट ऑन ग्राउंड पे अमेरिका के बहुत से कैजुअलिटीज होंगे, और जब कैजुअलिटी होंगे तो अमेरिका के अंदर भी अफरा तफरी मचेगी। आपने इतने सैनिक क्यों मरवा दिए? और जो खर्ग आइलैंड है, जिसको फॉरबिडन आइलैंड भी कहते हैं ना, वहां पर वो एक कॉन्टिनेंटल आइलैंड है ईरान के पर्शियन गल्फ में। वो आइलैंड 25 किलोमीटर लंबा है, यानी कि 16 माइल्स मान लीजिए आप, ऑफ द कोस्ट। मतलब ईरान से 483 किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट को, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज से। 25 किलोमीटर मतलब लंबा नहीं, मतलब इन द सेंस इन द कोस्ट ऑफ ईरान की तरफ को जाता है वो, ठीक है। और वो एडमिनिस्टर करते हैं उसको एडजेसेंट कोस्ट, बुशेर प्रोविंस में, खर्ग आइलैंड में आता है, जिसका एक सी, उस पे अगर डोनाल्ड ट्रंप साहब सोच रहे हैं कि उस पे कब्जा जमा देंगे, इतना आसान नहीं है। क्यों इतना आसान नहीं है? देखिए, जो एक्सपोर्ट है 90% वो ईरान के ऑयल प्रोडक्ट्स वहां से जाते हैं, और जो भी सप्लाई है स्टोरेज का, वो 30 मिलियन बैरल, यानी कि 5 मिलियन क्यूबिक मीटर्स के जो तेल है, वो स्ट्रेटेजिकली यहां से बिल्कुल पास होता है। और ये आइलैंड जो है, इसकी क्लोज ऑफशोर्स हैं, जैसे कि फरीदुन, जी। डेरियस, अजफर फील्ड, वो सब इसके करीब में है। और ईरान को अगर आप ज्योग्राफिक लोकेशन देखें, ईरान एक कटोरे की तरह है, अगर मैं सरल भाषा में समझाऊं तो। उसके चारों तरफ चट्टान है, रगेड माउंटेन्स। उस पे अगर आप ओके। बूट ऑन ग्राउंड उतार रहे हैं, यू हैव टू बाय कैजुअलिटीज। और क्या अमेरिका तैयार है बॉडी बैग लेने के लिए? 20 साल रहकर आया अफगानिस्तान के अंदर, बॉडी बैग्स आ रहे थे घर पे, तो अमेरिका ने कहा नहीं भाई, हमें मंजूर नहीं है। क्या इसराइल को मंजूर होगा? इसराइल को कतई मंजूर नहीं होगा। इसराइल बल्कि एक मुल्क है जो कि परमाणु हथियार इस्तेमाल करने से रुकेगा नहीं, अगर उनकी एग्जिस्टेंस की बात आई तो, उनकी सर्वाइवल की बात आई तो। ईरान जो है वो एंड्योर कर सकता है कैजुअलिटीज, उनका एक ट्रेडिशन रहा है जी। शहादत का, मार्टरडम का। तो ईरान जो है लंबा खींचना चाहेगा युद्ध, और जितना लंबा ये युद्ध खींचेगा, ईरान को फायदा होएगा। आप घूम फिर के देखिए, इंडायरेक्टली चीन को फायदा होगा, रूस को फायदा होगा, अमेरिका के लिए खराब होगा ये। तो बेसिकली अल्टीमेटली, और अगर आप देखें डोनाल्ड ट्रंप साहब के पास ऑप्शन क्या है, मैं ये क्या के समाप्त करूंगा, अभी उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, केवल हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब को वो फोन करें और बोले हाथ जोड़ के
भैया मैं मुसीबत में फंस गया, फंस चुका हूं, और कोई रास्ता नहीं है। आपके अच्छे संबंध हैं ईरान से भी, आपके अच्छे संबंध हैं इसराइल से भी, हमारे साथ भी ठीक संबंध है। आप प्लीज एक सीज फायर की मांग करिए। तो ये एक रास्ता मैं देख रहा हूं। अल्टीमेटली ये बहुत लंबा जंग मैं खींचते हुए देख रहा हूं जी साहिल भाई। ठीक है सर, दोबारा करूंगा आपका, मैं बड़ी अहम बातें आपसे पूछना भी बाकी हैं। मैं करूंगा ब्रिगेडियर डॉक्टर विजय सागर चौहान सर का। सर, चीन ने ईरान की सिक्योरिटी चीफ अली लारजानी की हत्या का विरोध जताया है। चीन ने कहा कि किसी भी देश के बड़े नेताओं की हत्या करना और आम लोगों को निशाना बनाना सही नहीं है। चीन के प्रवक्ता लिन जियान ने कहा कि ऐसे काम दुनिया में तनाव और बढ़ाते हैं। चीन अब ये बातें कर रहा है आके, जब लारजानी की मृत्यु हुई, जब खामिनेई की मृत्यु हुई, तब इस तरह की बातें वो नहीं कर रहा था। तो इसको हम किस एंगल से समझ सकते हैं? देखिए, पहले तो मैं जरा जो मेजर अली साहब ने जो बताया है उसको थोड़ा ऑगमेंट करता हूं। अमेरिकन ने ऑलरेडी एक हफ्ता पहले एक असेसमेंट ऑलरेडी कर दी है, और ये लकीली ये जो इनकी असेसमेंट थी पेंटागन से, ये लीक हुई थी और मॉर्निंग पेपर में छप गई थी। उसमें बड़ा क्लियरली बताया गया है कि जो उनके थिंक टैंक हैं बैठे हुए हैं जो हेगसेट के साथ, उन्होंने अब आंकलन किया है कि अगर उनको बूट्स ऑन ग्राउंड उतारने हैं तो उनको 2 लाख ट्रुप्स चाहिए, 200,000। ये ट्रुप्स अमेरिका के पास हैं, परंतु उसके बाद नेक्स्ट उसके बाद आंकलन ये भी होता है कि अगर अगर वो 2 लाख ट्रुप्स उतारेंगे तो कैजुअलिटीज आर लाइकली टू बी 15,000। 15,000 जो बॉडी बैग्स हैं वो अमेरिका कभी अफोर्ड नहीं कर सकता। और आज भी सुबह अगर मैंने अल जजीरा के ऊपर जो उनका वॉशिंगटन डेस्क होता है, सुबह 8:30 बजे प्रोग्राम होता है, मैंने देखा है, उसमें उनके जो डेमोक्रेट एमपीज हैं उन्होंने डायरेक्टली चैलेंज किया है अपना तुलसी गबार्ड को और उनके जो इंटेलिजेंस चीफ को, कि बताइए किसकी लड़ाई है। उनके जो प्रवक्ता हैं चैनल के ऊपर, कैंकर ने सवाल पूछा, वो सब ये कह रहे हैं कि हमें ये बताइए कि लड़ाई किस लिए लड़ी गई। पहले जब लड़ाई शुरू हुई थी तो इतना विरोध नहीं था, अब ये विरोध बहुत ज्यादा बढ़ गया है और वो जानना चाहते हैं कि ट्रंप साहब का ऑब्जेक्टिव क्या था, और अगर जब ऑब्जेक्टिव था तो आज उसकी क्या हालत है। तो बहुत ज्यादा जो प्रेशर है ट्रंप के ऊपर वो डोमेस्टिक कंस्टिट्यूएंसी से आ रहा है, और उसकी वजह से अगर अगर नवंबर की जो इलेक्शन है, बाई इलेक्शन है, अगर उसमें ट्रंप हार जाता है तो पहला इंप्लीकेशन ये होगा कि ट्रंप कोई भी डिसीजन अपनी पार्लियामेंट से पास नहीं करवा पाएंगे, और उसके बाद हो सकता है इंपीचमेंट की प्रोसीडिंग्स उनकी उनकी चला दी जाए। तो इसलिए उनको अंडर प्रेशर है। और अगर ये अभी जो अटैक हुआ है ऑयल इंस्टॉलेशन के ऊपर, अगर ये चलता रहा तो इट इज अ बिग डिजास्टर। तो उसके लिए अभी वो अपने लिए कोई ऑपरेंट ढूंढेंगे, बोलेंगे टैक्टिकल ऑब्जेक्टिव्स ऑल मेट एंड वी आर विड्रॉइंग। पर वो और भी खत्म होगा। अगर वो विड्रॉ कर जाते हैं तो स्टेट ऑफ हॉर्मुज अब परमानेंटली ईरान के भरोसे छोड़ देते हैं। अगर कोई कंट्री वहां नहीं आता उसको खोलने के लिए, जो ऑलरेडी यूरोपियन कंट्रीज ने मना किया है, नेटो कंट्रीज ने मना किया है, तो उसमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाएगी, वर्ल्ड के लिए परमानेंट नसूर बन जाएगा जो आप सॉर्ट आउट नहीं कर पाओगे उसको। तो वो भी एक खतरे वाली बड़ी बात है। अभी बात आती है आपकी चाइना की, इसलिए उसको ज्यादा एड्रेस नहीं किया क्योंकि चाइना और रशिया जो है, मैंने आपको बोला कि पहले भी बताया था, रशिया ऑलरेडी जो पुतिन साहब है वो ट्रंप के झांसे में आ चुके हैं डिप्लोमेटिकली। ट्रंप ने उनको बोला कि मैं आपको G8 में वापस लाऊंगा, मैं आपको यूक्रेन के साथ सीज फायर करवाऊंगा आपकी टर्म्स पे, मैं आपके साथ जो व्यापार है फर्टिलाइजर्स का, रेयर अर्थ मेटल्स का, वो जारी रखूंगा। तो ऐसी हालत में जो पुतिन है वो ईरान की मदद करके खतरा मोल नहीं लेंगे ट्रंप से। हालांकि यूक्रेन वॉर के अंदर ईरान ने रशिया की बहुत मदद की है, ड्रोन्स के साथ मदद की है, आर्टिलरी हॉर्सेस के साथ, एम्युनिशन के साथ, मर्सनरीज के साथ। अभी वो पुतिन ये पंगा नहीं लेगा। वही हालत चाइना की है। चाइना को पुतिन ने बोला है कि आप G2 में आइए मेरे साथ, मैं आपके जितने भी सप्लाई चेन प्रॉब्लम्स हैं, इकोनॉमिक इश्यूज हैं, उसको सॉर्ट आउट करूंगा इजियर टर्म्स पे। तो वो भी थोड़ा झांसे में है। और अगर मान लो आज वो हम मदद करना भी चाहें तो वो लैंड रूट्स पे कोई उनके पास हथियार भेजने का तरीका नहीं है, सी रूट्स ब्लॉक्ड है, तो वो नहीं हो सकता। इसलिए ये दोनों कंट्रीज जो मेन कंट्रीज हैं जो ईरान के एलाइज माने जाते थे या होने चाहिए थे, वो सिर्फ स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। अब खाली लारीजानी नहीं मरा है, लारीजानी के बाद खिताब भी मरा है, सुलेमानी भी मरा है। तो ऑलमोस्ट ये जो 2 दिन के अंदर 3 असैसिनेशन हुई हैं, दे हैव इट्स ऑलमोस्ट अ डेथ नेल। तो अब इसके ऊपर क्या करेगा चाइना, जस्ट टू शो कि भाई हम आपके साथ हैं। तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है आधिकारिक तौर पे आकर के, ताकि ईरान को लगे कि हम उनके साथ हैं। इसके अलावा ये एक छोटी सी वो आई वुड से
फेरी टेल से ज्यादा और कुछ नहीं है स्टेटमेंट ही। जी ठीक है सर, मैं दोबारा रुक करूंगा, आपका रुक करूंगा मेजर सर का। अच्छा सर, जिस तरह अभी ब्रिगेडियर सर ने भी बात रखी कि ट्रम्प की मुश्किलें जो वो कम नहीं होंगी, वो बढ़ती चली जाएंगी, तो एक बात ये भी आज सुबह सामने आई थी कि 200 अरब डॉलर का जो था अधिक बजट जो मंजूर करने की बात की गई थी, पेंटागन ने को कहा गया, वाशिंगटन की पोस्ट की एक खबर थी, उसने ये इसकी पुष्टि की है। तो अब ताकि वो ईरान से जो युद्ध चल रहा है उसको फंड किया जा सके, कि मतलब कि अमेरिका फर्स्ट छोड़ के अब इसराइल फर्स्ट की तरफ वो चल रहा है। जी देखिए, प्रीति सागर ने बिल्कुल सही बात कही है। देखिए, अमेरिका ने बोला तो है कि वो बूट ऑन ग्राउंड उतारेगा, उनके नेवी सील्स पहुंच गए हैं कर्ग आइलैंड की तरफ को, ये वो रवाना भी कर दिए हैं। क्या वो उतारेगा? उन्होंने भी, ऐसा नहीं है कि उनके थिंक टैंक सबने मिलके ये डिसाइड किया होगा, एक फाइनल कंक्लूजन पे पहुंचे होंगे, लेकिन प्रैक्टिकली ऑन ग्राउंड ये बहुत बड़ी गलती होगी, ये अमेरिका की बहुत बड़ी, सबसे बड़ी गलती ये होगी। क्योंकि देखिए, अगर वो, उनका मंशा क्या है, अगर उनकी मंशा के, उनकी डोनाल्ड ट्रम्प साहब की मंशा थी कि रजीम चेंज कर लें, ताकि जो भी रजीम वहां पर आए, कठपुतली सरकार आए, और अपने हिसाब से वो कंट्रोल कर पाए तेलों पे, अपने हिसाब से वो कंट्रोल कर पाए पूरे वहां पे। दबदबा उनका ऑलरेडी कई राष्ट्रों पे है, जैसे कि जहाँ पे बहरीन, कुवैत, कतर, जहाँ पर उन्हें अपने अमेरिकी सैनिक की बेस बना रखे हैं उन्होंने, उनका इन्फ्लुएंस ऑलरेडी है। लेकिन अपने इन्फ्लुएंस को और पुख्ता करने के लिए जो उनकी मिलिट्री बेसिस उन्होंने वहां पर तैयार की थी, उनका मंशा, क्या रजीम चेंज हुआ? नहीं हुआ। क्या अयतुल्ला खोमेनी को मार के एक सरकार बदल दी उन्होंने ईरान की? नहीं बदली। क्या वेनेजुला की सरकार बदल दी? क्या रजीम चेंज कर लिया? तो आपने सोचा कि मारिया मचादो, जो कि नोबेल पीस लॉरेट है, उनको बनाएंगे राष्ट्रपति वहां पे, लेकिन नहीं बना पाए। लेकिन वहां पे सरकार, वहां पे नहीं, रजीम चेंज हुआ। डोनाल्ड ट्रंप साहब ऑलरेडी बहुत बुरी तरीके से फंस चुके हैं इस युद्ध के अंदर। अब वो और आगे बढ़ेंगे तो और जितना और वो मार खाने वाले हैं अमेरिका इसमें। और इसराइल के जो लॉसेस हो रहे हैं वो तो कोई रिपोर्ट करेगा नहीं, वहां वो उसके बारे में बात नहीं होगी, बल्कि इंफॉर्मेशन वॉर पे तरह तरह की फैल रही है। सोशल मीडिया में ये भी चल रहा है कि इसराइल के नेतन्याहू को मार दिया है। अब मारा है या नहीं मारा है वो अलग बात है, वो टाइम विल टेल। बहुत लोग हैं ट्विटर पे शोर मचा रहे हैं कि भाई उनकी 6 उंगलियां दिखी। एआई का भी जमाना है भाई आजकल। कॉफी जी शॉप पे उनकी एक वीडियो निकल कर आए, ये कुछ पता ही नहीं। एंड अगर लोग ये भी पूछ रहे हैं कि ऐसा है तो वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं कर देते? वो इसलिए नहीं कर सकते कि मैं आपके जो दर्शक हैं जो ट्विटर पे खेलते होंगे उनके लिए बताने की कोशिश कर रहा हूं कि इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि युद्ध का टाइम है भाई। अगर वो करते हैं तो फिर ईरान को उनकी लोकेशन मालूम पड़ जाएगी, अगर वो जिंदा है तो ईरान को उनकी लोकेशन मालूम पड़ जाएगी। और ये लोकेशन सिर्फ मोबाइल से नहीं, तो लोकेशन ट्रैक होती है। 17 सितंबर 2024 को आपको याद होगा, लेबनान में बहुत तगड़ा एक साइबर अटैक हुआ था पेजर बिल्कुल, के जरिए। पेज के यहाँ जरिए पर जी। साइबर अटैक पे कैजुअलिटी हुई थी। साइबर अटैक से हम क्या समझते हैं? हम समझते हैं सर्वर डाउन कर दिया, पासवर्ड हैक कर दिया, साइबर अटैक हो गया। यहाँ पर तो साइबर अटैक में तो फिजिकल कैजुअलिटी हुई थी, लोगों की आंखें फूट गई थी, हाथ कट गए थे। वो फिजिकल कैजुअलिटी इसलिए हुई क्योंकि हिजबुल्लाह को मालूम पड़ गया कि भाई अगर मोबाइल इस्तेमाल करोगे तो लोकेशन ट्रैक हो जाएगी, तो क्यों ना हम पेजर का इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने पेजर का इस्तेमाल किया। अब कोरियर में इन्होंने पेजर में वो एक्सप्लोसिव उस तरीके से अपने स्ट्रेटेजिक करके टेक्नोलॉजी के जरिए वो पेजर ब्लास्ट किए थे। तो ये ऐसा, अयतुल्ला खोमेनी साहब की जब लोकेशन ट्रैक हो गई, ईरान की टॉप लीडरशिप की लोकेशन ट्रैक हो गई, तो जंग में अक्सर तरह तरह की खबरें भी फैलेंगी और उसको वेरीफाई करना बड़ा मुश्किल है। वॉर जोन में से कौन सी खबर सही है, किस पे यकीन करो, कौन सी खबर गलत है। एक खबर ये भी है कि अयतुल्ला खमीनी शायद जिंदा हो, मैं नहीं मानता हालांकि, लेकिन सोशल मीडिया में चल रहा है ये बहुत। तो देखिए, ऑल दिस इज बेसिकली इंफॉर्मेशन वॉरफेयर। और अल्टीमेटली क्या होगा? डोनाल्ड ट्रंप साहब को, ही कैन नॉट सरेंडर राइट नाउ, ही कैन नॉट गो बैक। अमेरिका इतनी बड़ी सुपर पावर, भाई उनकी पूछ जो है दुनिया में कम हो जाएगी कि भाई अमेरिका जैसे देश ने सरेंडर कर दिया ना, तो ऐसा होगा नहीं। ईरान अपने घुटने नहीं टेकने वाला है, जहां तक मैं भाप पाया हूं उसको। अब ये ईरान खत्म हो चुका है, बर्बाद हो चुका है, तबाह हो चुका है। अब उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा, तो वो निडर हो गया है।
अब वो तवातड़ हमले कर रहे हो। आज कतर की ऑयल फील्ड में क्यों हमले किए है ईरान ने? कतर की ऑयल फील्ड में कर दिए। जी भाई समझ में आता है, अमेरिकी बेसिस पे कर दिए, समझ में आता है, ठीक है। अच्छा, यूएई में तो अमेरिकन कोई बेस नहीं है, यूएई में क्यों करे ईरान ने? यूएई, इस यहां तक मैं समझ पाया हूं, इसलिए समझ गए ये क्यों होंगे, क्योंकि वहां पे उनको लगा कि कोई जासूस बैठे होंगे जो उनकी खबर दे देंगे इनको, इसराइल को, अमेरिका को। तो ये तरह तरह की, एक तो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर बहुत फैलेगा, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर बहुत फैलेगा, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर बहुत फैलेगा, साइक्लो बहुत, ये तरह तरह की वॉरफेयर फैलेंगे। अल्टीमेटली डोनाल्ड ट्रम्प साहब चाहे कितना भी थिंक टैंक बुलवा लें, कितनी भी मीटिंग बुलवा लें, कुछ भी कर लें, आप बिना सोचे समझे, आप सन त्सू हैं, एक चीन के फिलोसफर हैं, और वो स्ट्रेटेजिस्ट है, उन्होंने किताब भी लिखी है, ऑथर है सन त्सू। उन्होंने किताब लिखी है दी आर्ट ऑफ वॉर, जैसे कि हमारी चाणक्य रहती है वैसे। उसमें कई 3 अहम मुद्दों पे मैं बताऊंगा, उसमें कई सारे चीजें हैं। एक तो है दी एक्मे ऑफ अ मिलिट्री जनरलिस्ट टू विन वॉर्स विदाउट फाइटिंग, बिना लड़े ही आप युद्ध को जीत जाएं। दूसरी बात, इन्होंने यूज ऑफ स्पाइस, जासूसों का कैसे सही उपयोग किया जाए वो। और तीसरी और अहम बात उन्हें करी है, अपने दुश्मन को आप जानिए, पहचानिए, सोचिए, समझिए, फिर आप कार्रवाई करें। डू यू शुड नो योर एनिमी वेल। एक हाथी और एक चींटी की लड़ाई में, अगर चींटी, कोई इसका मुकाबला नहीं है, मगर वही चींटी अगर हाथी के सूंड में घुस जाए तो बहुत उसको मुश्किल कर देगी। जी और वही हो रहा है, आप देखिए रूस और यूक्रेन की जंग में। यूक्रेन छोटा सा मुल्क है, हालांकि यूक्रेन को सहयोग मिला है अमेरिका से, यूके से, नाटो से, लेकिन उनका जोश, जज्बा, देशभक्ति की भावना उनमें थी, तो यूक्रेन लंबा युद्ध खींच पाया। 4 साल हो गए, सबको ने सोचा कि 4 दिन में खत्म हो जाएगा। ये बदकिस्मती से मैं लंबा युद्ध देख रहा हूं। आपको साहिल भाई ये मैं कह दूं कि 2014 में ना एक असैसिनेशन हुआ था ऑस्ट्रेलिया हंगरी में, ऑस्ट्रेलिया हंगरी में एक असैसिनेशन हुआ। और 1914 1918 जो पहला विश्व युद्ध था ना, वो एक असैसिनेशन की वजह से हुआ। अमेरिका ने कहा तो हम तो इस युद्ध में कूदेंगे नहीं, कुछ भी हो जाए। फिर जब अमेरिका के 3 जहाज, समुद्री जहाज, जो कि यूके को प्रोटेक्शन दे रहे थे, वो घेरे हुए थे वहां पे, वो डूबे, तो अमेरिका को मजबूरन जंग में कूदना पड़ा। 1939 टू 1945 सेकेंड विश्व युद्ध हुआ। अब आप देखिए, ये वो विश्व युद्ध, पहला विश्व युद्ध अलग था, दूसरा विश्व युद्ध अलग था, तीसरा विश्व युद्ध अगर हम बात कर रहे हैं उसकी, किस, हाउ डू वी नो कि तीसरा विश्व युद्ध ऑलरेडी शुरू नहीं हो गया है? कैसे पता हमको? हम कैसे कह सकते हैं? हम क्या सोच रहे हैं कि भाई विश्व युद्ध की हम झांकी समझ रहे हैं, अब वो वैसा होगा बिल्कुल सर, 1949 अफगानिस्तान, में। पाकिस्तान, यूक्रेन, रशिया और अमेरिका, बिल्कुल इसराइल, ईरान, तो और अगर ताइवान, चाइना भी शुरू हो जाए, यहाँ से इंडिया अगर स्प्लिट कर दे पाकिस्तान पे, तो फिर तो क्या बचा पीछे। बिल्कुल सही बात बिल्कुल है सर। साहिल भाई, बिल्कुल आपने सही फरमाया, बिल्कुल। सही है सर। ठीक है, दोबारा करूंगा आपका, मैं करूंगा प्रोड्यूसर का। अच्छा सर, सऊदी ने साफ कहा है कि हमारी सब्र की खत्म हो रहा है, ईरान हमारी बात सुने। और ये राजधानी रियाद में एक बैठक हुई विदेश मंत्रियों के मिडिल ईस्ट की, तो उन्होंने साफ चेतावनी दी है और ये भी कहा है कि जरूरत पड़ी तो सैन्य कार्रवाई भी वो करेंगे। तो क्या वाकई ये जो 12 देश हैं ये उस कंडीशन में है कि ये सैन्य कार्रवाई कर सकते हैं ईरान के खिलाफ, क्योंकि वो काफी ही अब चिंतित है अपने देश के लिए। देखिए, जहां तक ईरान का के खिलाफ की बात है, ईरान ने सब कंट्रीज को अटैक किया है, सिविलियन टारगेट्स को भी छोड़ा नहीं है उन्होंने। और अभी एनर्जी टारगेट्स के ऊपर ही बारी आ गई है, तो इट्स अ इमरजेंसी सिचुएशन फॉर ऑल। तो कल जो फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई है, उसमें सबसे पहला उन्होंने जो बयानबाजी, ऑफ कोर्स बयान ही दिया है, वो है ईरान को कंडेम किया है कि आप करना बंद करिए, नहीं तो हम आपके ऊपर अटैक करेंगे। अभी सिचुएशन, आज डे नंबर 20 है, बट डे 4 को ही सऊदी अरेबिया के जो मोहम्मद बिन सलमान हैं और मोहम्मद बिन जायद हैं जो यूएई के हैं, इन्होंने दोनों ने ट्रंप साहब से गुजारिश की थी कि देखिए हमको भी लड़ाई के अंदर आने की, शामिल करने के लिए आप कोई तरीका ढूंढिए। तो अभी इसमें सऊदी अरेबिया के साथ जो कैच 22 ये है कि जो उनका पाकिस्तान के साथ मिलिट्री एग्रीमेंट है, वो वहां पे ऑलरेडी मुल्ला मनीर एक बार जाके आ गए हैं, शहबाज शरीफ भी शायद उनसे बात कर रहे हैं। जी तो वो पाकिस्तान को कह रहे हैं कि भाई देखो, आपकी जो यहाँ पे 2000 लोगों की एक फौज बैठी हुई है, इसको 5000 करिए मैंडेटरी फौज, इसके अलावा 100,000 ट्रुप्स हमें दीजिए अगर हमें ईरान पर अटैक करना है। तो एक तरफ तो उनका पैक्ट की मजबूरी है, जो नेटो लाइक उनका जो है चार्टर नंबर 5 जो है कि भाई अटैक ऑन वन विल बी कंसिडर्ड अटैक ऑन द अदर्स। और दूसरी वो क्या कर रहे हैं, वो ऑलरेडी उलझे हुए हैं अफगानिस्तान के साथ।
और तीसरा जो उनकी जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर, वो ईरान से बात कर रहे हैं कि हम आपके साथ हैं, हम अमेरिका के साथ नहीं है। तो ये एक किस्म की डायकोटमी, डबल बाइंड है, डबल वैमी है, जिससे पाकिस्तान कैसे निकलेगा ये मुझे मालूम नहीं। परंतु ये पक्का है कि यदि अगर ये एस्केलेशन होती है और ऑयल फील्ड्स के ऊपर अटैक शुरू होते हैं ईरान की तरफ से, तो ये सारे कंट्रीज मिलकर के खुद तो ये ज्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे, पर बिकॉज अमेरिका ने इनको प्रोटेक्शन जो है प्रोवाइड करी हुई है, एक आश्वासन दिया हुआ है कि आप हमें मिलिट्री बेस बनाने दीजिए, विल ट्राई टू गिव यू दिस थिंग। बट जहां तक सऊदी अरेबिया और यूएई की बात है, इनके पास, स्पेशली सऊदी अरेबिया, इनके पास ट्रुप्स हैं, F-35 दोनों कंट्रीज के पास हैं। बाकी छुटपुट जो बाकियों से कर सकते हैं, तो मिलकर के ये ईरान पे अटैक तब कर सकते हैं अगर इनको यूएस से क्लियरेंस मिले। परंतु इनका जो क्वांटम ऑफ अटैक होगा, ये क्वांटम ऑफ सपोर्ट टू दी यूनाइटेड स्टेट फोर्सेस, वो ज्यादा नहीं होगा, वो ज्यादा कोई इतना सिग्निफिकेंट फैक्टर नहीं है। परंतु अभी हमें देखना है जो ब्रिटिश और फ्रांस से, हालांकि इनके एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं वहां पे आसपास, परंतु उन्होंने बोला कि हम डायरेक्टली इसके अंदर नहीं आएंगे। तो इसलिए इस वक्त जो युद्ध की स्थिति है गल्फ कंट्रीज की तरफ से, वो भी बड़ी फ्लेक्सिबल है। परंतु और गल्फ कंट्रीज जो हैं, ये जो ऑलरेडी अब्राहम अकॉर्ड की बात चल रही थी पहले, इनको इंटीग्रेट करने के लिए, इनको भी एटलीस्ट MBS और FZ, उन्होंने ये आंकलन किया है कि देखिए ये तेल ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है, तो वी मस्ट इंटीग्रेट आवरसेल्व्स इनटू द वर्ल्ड इकोनॉमी। उसके लिए बड़े सारे प्रोजेक्ट्स हैं, इनकी इन्वेस्टमेंट अमेरिका में है। तो इस ऐसी स्थिति में ये कितनी मार खा सकते हैं अगर उनके जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, दुबई में कितना इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, तो पूरा का पूरा कंट्री तबाह हो रहा है। परंतु वो भी बड़ी ब्रावडो दिखा रहे हैं कि हम फेस कर रहे हैं, वी विल रिटेलिएट, पर वो कब करेंगे, लेट्स सी हाउ इट वर्क्स आउट। बिल्कुल सर, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का मेरा जुड़ने के लिए। मेजर डॉक्टर मोहम्मद अली शाह सर आपका भी, और ब्रिगेड डॉक्टर विजय सागर धीमान सर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया समय देने के लिए, हमारे जुड़ने के लिए, और काफी अहम बातें आपने रखी हैं। तो कुल मिलाकर तस्वीर बेहद गंभीर है। मिडिल ईस्ट में बढ़ता तनाव अब सिर्फ क्षेत्रीय नहीं बल्कि वैश्विक संकट बन चुका है। ऊर्जा सप्लाई, सैन्य गठबंधन और कूटनीतिक संतुलन, तीनों पर इसका सीधा असर पड़ रहा है। भारत इस पूरे घटनाक्रम में एक अहम भूमिका निभा रहा है, जहां उसे हर कदम बेहद सोच समझकर उठाना होगा। अब सबसे बड़ा सवाल यही, क्या यह टकराव यहीं थमेगा या दुनिया एक बड़े युद्ध की ओर बढ़ रही है? फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन हर अपडेट पर हमारी नजर बनी हुई है। द अर्थ न्यूज पे खबरों का सिलसिला यूं चलता रहेगा। मुझे दीजिए आप इजाजत, नमस्कार। The reason I chose SP Smart School is because it prepared me for my boards examination as well as for my competitive examinations. The previous year results have been a testament of this statement. With over 18 positions, 700 distinctions and the UT topper being from our school is our huge pride. The results of the competitive examinations have also been commendable. The students who are not a part of SP Smart School program have no idea what they are missing out on. Transforming education through life skills and lifestyle learning. Beyond books, excellence in sports, NCC and co-curricular activities. At Kingstar, every facility speaks of quality and commitment. From professional cricket grounds to advanced indoor setups, Kingstar provides everything a young sportsperson needs to perform at the highest level. With commerce and humanities, we lay the foundation of careers in finance, business, and the social and governance sector, building leaders in finance and business, shaping leaders in society and governance. Highest positions in boards and competitive. NEET Sure for medical students, GE Sure for non-medical students, and direct programs for commerce and arts. Turning medical dreams into NEET success. 100 plus SP Smartians on the path to becoming doctors. Admissions are open for classes 11 and 12 in medical, non-medical, arts and commerce streams. SP Smart School. Visit our campuses to register.